बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा सेशन 2020 के सिलसिले में जो चैप्टर 6 है बायोलॉजी का बुक 1 का, उसमें बैक्टीरिया के लिहाज से जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन है। देखें, सबसे पहले जो बैक्टीरिया हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा जब वो वैरायटी नज़र आएगी या आपको उनमें ना एक डाइवर्सिटी फील होगी। यानी बेसिकली ना जो बैक्टीरिया हैं हम यूँ लिख देते हैं कि ये एक डाइवर्स ग्रुप है। ठीक है, एक डाइवर्स ग्रुप है। और डाइवर्स ग्रुप से मीनिंग क्या होता है कि उसके अंदर ना एक बहुत बड़ी हमें वैरायटी नज़र आती है। अब देखें, वो जो वैरायटी होगी, जैसे कि आपने नॉर्मल सेशन में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें एक चीज़ आपने फील की होगी कि बैक्टीरिया के साइज़ में एक बहुत बड़ी वेरिएशन है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जब साइज़ की बात करेंगे मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। शेप्स के अंदर वो जो शेप्स के लिहाज से आपने बेसिलाई, कोकाई वगैरह जो टाइप्स पढ़ी थी ना, उसमें क्या होगी, बड़ी वेरिएशन आपको नज़र आएगी। फिर उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ फ्लैजेला जैसे थे। फ्लैजेला, उनका नंबर, उनके अरेंजमेंट, उनके पैटर्न्स के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं। लोकोमोशन को हम सामने रखते हैं, यानी उसमें क्या है, हमारे पास बैक्टीरियल जो है यानी फ्लैजेलर लोकोमोशन भी है। उसके बाद ना उनके अंदर यानी ग्लाइडिंग मूवमेंट भी हमें नज़र आती है। कई ऐसी टाइप्स हैं जो मूव नहीं भी करती। ठीक है ना। फिर इसी तरह से अगर हम सेल वॉल को देखते हैं तो भाई उसके केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से भी आपने उसको किया था ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव के अंदर। तो बेटे कहने का मतलब ये है कि हम बैक्टीरिया को ना बहुत सारे यानी वेज़ हैं जिनके थ्रू ना डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो वो क्लासीफाई कर सकते हैं। एनीवे, ये जो डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया है, अगर हम उसको सामने रखें तो सबसे पहली बात कि जो मेनली जो आपके ना इस जो केपी की बुक में उसने क्लासिफिकेशन के अंदर जिन चीज़ों को उसने मेंशन किया ना, उनमें बेटे सबसे पहले आ जाएगा मॉर्फोलॉजी। यानी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से आपको जब वो बैक्टीरिया के अंदर ना एक वैरायटी नज़र आएगी, शेप यानी जिसको आप कहते हैं, जैसे राउंड बैक्टीरिया थे, बेसिलाई थे, या स्पाइरुला है, विब्रियोस आपने पढ़े हैं, तो ये सारे इस तरह से। फिर उसके बाद ना जो बायोकेमिकल नेचर होगी, उसकी बेस पे भी हम बैक्टीरिया को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। या फिर देखें जो जीनोम है, यानी जो जेनेटिकल मटेरियल होगा, उसकी बेसिस पे भी क्या है, हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ना आपके सिलेबस में बेसिकली जो बैक्टीरियल ग्रुप्स लिए गए ना, उनमें सबसे पहला जो है वो यानी जो क्लास है दैट इज़ प्रोटोबैक्टीरिया। मैं अब हर एक ग्रुप के लिहाज से ये यानी जो क्लासिफिकेशन हमने बनाई है ना, तो उनमें ये प्रोटियो बैक्टीरिया जो है ये पहला ग्रुप है। और ये ऐसा ग्रुप है जिनको हम ना, जैसे मैंने अभी सेल वॉल के लिहाज से बात की थी ना, कि ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया है। ठीक है। और ग्राम नेगेटिव में आपने क्या पढ़ा था कि जो क्रिश्चियन ग्राम था जिसने एक डाई यूज़ की थी जिसको आप CVI डाई कहते हैं। यानी मैं यहीं पे ना ये मेंशन कर देता हूँ ताकि ये आपके साथ साथ रिवीजन भी होती जाए। ये CVI जो है वो डाई है। CVI जो है वो किसका एब्रीविएशन है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन डाई। अब ना इसको हम एक नाम देते हैं यहीं पे, ये प्राइमरी
डाई भी कहते हैं। और जो बैक्टीरिया जो है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उनका जो कलर हो जाएगा वो क्या होगा, शाबाश, इस तरह से पर्पल कलर, यानी क्या होगा, ये पर्पल कलर जो है वो आपको ये फील होंगे, यानी जो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ना ये ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ना, ये क्या होंगे, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो इनका जो कलर होगा वो आपको क्या है जी, शाबाश, पिंक कलर इनका नज़र आएगा। यानी ये जो एक्सेप्ट नहीं करते उनका लाइट कलर होता है वो पिंक कलर होगा। अब बेटे ये बेसिकली प्रोटियोबैक्टीरिया जो तो वो क्या है, ग्राम नेगेटिव में आते हैं। अब इसके अंदर ना मैं अगर इस ग्रुप को इन जनरल बात करूँ न्यूट्रिशन के हवाले से, देखो जैसे आप लोगों ने ना बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की जो टाइप्स पढ़ी थी ना, यानी ऑटोट्रॉफिक है, इसमें बेटा वो तमाम कैटेगरीज आएंगी बैक्टीरिया की, यूँ आप लिख लें, इसमें फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी होंगे, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, और इसके अंदर जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स भी मौजूद हैं। इवन के ना एक मैं आगे चल के ग्रुप बताता हूँ, वो सिम्बायोटिक भी हैं, यानी जिस तरह से था ना एक पैरासाइट होता है और एक सैप्रोफाइट है। एक वो है कि जो डायरेक्ट दो लिविंग के आपस में एसोसिएशन होगी, लेकिन वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जब वो बेनिफिट देते हैं। राइजोबियम एनीवे उसका एग्जांपल है, आगे चल के हम अभी डिस्कस करते हैं। ये वो वाले बैक्टीरिया होंगे जो कि बेसिकली क्या हैं, सिम्बायोटिक हैं। तो वो भी यानी प्रोटोबैक्टीरिया के अंदर ये तमाम कैटेगरीज आती हैं। अच्छा बेटे, जो प्रोटोबैक्टीरिया है उसको आगे हम फर्दर यानी कि 5 ग्रुप्स के अंदर जो वो क्या है डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें यानी इसी का एक पहला ग्रुप मैं यूँ लिख रहा हूँ, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, यानी ये कौन सा है, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। यानी ये 5 बेसिकली ग्रुप हैं किसके, इन्हीं प्रोटियोबैक्टीरिया के। पहला कौन सा है, अल्फा प्रोटियो। अच्छा बेटे, ये जो होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको कहा था राइजोबियम, यानी सिम्बायोटिक एक एग्जांपल दी थी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये क्या है, नॉर्मली दिस रिमेन एसोसिएटेड विद यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ होते हैं, और जब वो उनके साथ एसोसिएटेड है ना, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ज़्यादातर एसोसिएशन जो है वो कौन सी है, इसमें सिम्बायोटिक है। मिसाल के तौर पे राइजोबियम अभी एक नाम लिया भी था, इसमें जो राइजोबियम होगा जो आपको कहाँ पे मिलता है जी, शाबाश, रूट नोड्यूल्स के अंदर। और ये रूट नोड्यूल्स किन के हैं, ये एक प्लांट्स का ग्रुप है जिनको हम ना लेग्यूमिनस प्लांट्स कहेंगे, यानी उर्दू में उनको फलीदार भी कहते हैं, जैसे मूंगफली है, ठीक है, या हमारे पास जितनी भी पल्सेस दालें वगैरह आ जाती हैं, जिसमें लोबिया है, मसूर है, चना वगैरह, इनकी जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से आउट ग्रोथ से होती हैं, उनको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। उन रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या होगा, ये राइजोबियम जो होता है वो मौजूद है। और बेटे इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, कि इट विल हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा बेटे, अब जो सेकंड ग्रुप है अल्फ़ा के बाद, अल्फ़ा प्रोटियोबैक्टीरिया के बाद, उसको हम नाम देते हैं बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया का। और ये जो बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया है बेसिकली ये भी जो नाइट्रोजन साइकिल आपने जैसे पढ़ा था ना,
इकोलॉजी के जो चैप्टर्स है, इवन के 10th की बुक में भी दिया हुआ था वो, उसमें एक स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो यानी उसको नाइट्रिफिकेशन का आप नाम देंगे, और उसमें क्या है कि जो अमोनियम आयंस होते हैं NH4+1, उनको हम कन्वर्ट करते हैं NO2-1 में। यानी ये क्या था, नाइट्राइट, और ये क्या है, अमोनियम। यानी जो अमोनियम आयंस होते हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, नाइट्राइट के अंदर। और ये वाला जो प्रोसेस है ये MCQ में आ भी सकता है इस तरह से। ये बेसिकली जो कन्वर्शन है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन, यानी अमोनियम आयंस होते हैं ना, दे आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्राइट्स। ये क्या हो रहे हैं, नाइट्राइट के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो ये नाइट्रिफिकेशन जो हो रही होती है जिसमें नाइट्राइट्स मान रहे होते हैं, ये प्रोटियोबैक्टीरिया जो होंगे, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया ये कर रहे होंगे। और इस तरह से इसका मीनिंग क्या है, जैसे हमने यहाँ पे कहा था ना, ये सिम्बायोटिक है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, उसी तरह से शाबाश, जो नाइट्रोजन साइकिल है उसके अंदर ये हेल्पफुल है। ठीक है, ये भी लेग्यूमिनस प्लांट वाले भी उसी तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं। ये भी क्या करेंगे, बीटा प्रोटियो भी हेल्प करेंगे। अब जो तीसरा ग्रुप आ जाता है इसका, बीटा के बाद ये है गैमा प्रोटियो बैक्टीरिया। गैमा प्रोटियो बैक्टीरिया, बेटे इसमें जो बैक्टीरिया ना उनको हम एक जनरली नाम देते हैं सल्फर बैक्टीरिया का। और सल्फर बैक्टीरिया हम इसलिए कहते हैं कि ये जो थे ना, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगी इसकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। इस वजह से हम इनको फिर क्या कहते हैं, ये कौन से, सल्फ़र बैक्टीरिया। और होता उसमें यही है कि हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और सल्फ़र डिपॉजिट कर रहे होते हैं, सल्फ़र रिलीज़ हो रही होती है। तो भाई हाइड्रोजन की रिमूवल की वजह से हम क्या इसको कहते हैं कि ये क्या था, ऑक्सीडेशन करते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे बीटा प्रोटियो भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, लेकिन वो अमोनियम की। अब ये सारी MCQs की बातें हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, लेकिन किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की। अब इसके बाद ना जो नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया, यानी फोर्थ ग्रुप कौन सा होगा, डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया। ये थोड़ा सा यूनिक एक ग्रुप है और इसको एक और भी हम नाम देते हैं मिक्सोबैक्टीरिया का। यहाँ पे जो मैं लिख भी रहा हूँ, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज मिक्सोबैक्टीरिया। अच्छा बेटे, आप लोगों ने ना एक वो जो था ना प्रोटिस्ट का जो पढ़ा था, यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं। उनमें फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के अंदर दो ग्रुप्स आपने पढ़े थे। एक को आपने मिक्सोमाइकोटा कहा था और उनका कॉमन नेम क्या था, स्लाइम मोल्ड्स। मिक्सोमाइकोटा और उसका कॉमन नेम क्या था, स्लाइम मोल्ड। और दूसरा जो था ओमाइकोटा था, जिनको आप ना वाटर मोल्ड्स कह रहे थे। ये ख़ास तौर पे याद रखना है, बाज़ का ये MCQs में आता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई मिक्सोबैक्टीरिया जब आएगा तो मिक्सोबैक्टीरिया जो है वो किसका है जी, यानी ये प्रोटियोबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं और सब ग्रुप कौन सा है, डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया। ख़ास तौर पे याद रखिएगा। और अगर मिक्सोमाइकोटा आ जाए या मिक्सोमाइसीट की टर्म लिखी हो ना, तो वो यूकैरियोटिक हैं, ये प्रोकैरियोटिक हैं, वो क्या होंगे, यूकैरियोटिक। मैं एक साइड पे चले लिख भी देता हूँ, ये आपने ख़ास तौर पे याद रखना है। ये देखें यहाँ पे मिक्सोमाइकोटा भी आप लिख सकते हैं, या ये
मिक्सोमाइसीट का वर्ड भी हम यूज़ करते हैं। ये मिक्सोमाइकोटा या मिक्सोमाइसीट्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है ना। स्लाइमी इनके ऊपर लेयर से होती है स्लाइमी अपीयरेंस की वजह से। और बेटा एक ये भी साथ रखिएगा याद कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये यूकैरियोटिक है। ये क्या है, यूकैरियोटिक है। जबकि ये जो मिक्सोबैक्टीरिया हैं, ज़ाहिर बैक्टीरिया का ग्रुप है, तो ये क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स में आएंगे। अब ना जैसे मैंने उसमें कहा था स्लाइम मोल्ड्स के स्लाइमी अपीयरेंस होती है, ये क्या करेंगे, उन्हीं की तरह से ये भी अपने गिर्द ना सक्रीट करते हैं स्लाइम। स्लाइम जो होती है ना एक स्लिपरी सी यानी जेली की तरह से ना सब्सटेंस होगी, स्लाइम सिक्रीशन इसको मैं लिख रहा हूँ। अब देखें एमसीक्यू यूँ भी आ सकता है कि विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज़ रिलेटेड टू स्लाइम सिक्रीशन, तो पता होना चाहिए डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया जो होते हैं वो स्लाइम सिक्रीशन करते हैं। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे एक यूनिक एक फ़ीचर होता है, ये स्लाइमी जो होता है ना ये स्टिकी भी होगा, यानी वो स्लाइमी ठीक है वो स्लिपरी सी है, लेकिन उसकी मदद से ये बैक्टीरिया क्या करते हैं आपस में स्टिक भी कर सकते हैं, यानी एक कॉलोनी सी भी बन सकती है। एनीवे ये वाले बैक्टीरिया जो हैं जब ड्राई कंडीशंस होंगी ना, ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं एक ग्रुप की सूरत में और ये बना देते हैं एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। अब चूँकि ये मिक्सोबैक्टीरिया कह रहे थे तो मैं उस स्पोर को इस बेस पे क्या नाम दूंगा, मिक्सोस्पोर। क्या कहेंगे आप उसको, मिक्सोस्पोर। यानी ये मिक्सोस्पोर इस तरह से क्या है ये बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम आखिरी जो ग्रुप है जिनको हम नाम देते हैं एप्सिलॉन, यानी ये प्रोटियोबैक्टीरिया का था, एप्सिलॉन प्रोटोबैक्टीरिया। इसको आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना है, वो जस्ट आपको ना एक नॉलेज के लिहाज से बताया था कि अगर आ जाए तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा बेटे, ये जो एप्सिलॉन प्रोटोबैक्टीरिया है इसके अंदर जो ज़्यादातर हम बैक्टीरिया जो इंक्लूड कर रहे हैं ना उनको हम नाम देते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ पैथोजेनिक। और पैथोजेनिक कौन से होते हैं, जो डिज़ीज़ कॉजिंग है। पैथोजेनिक कौन से होंगे, जो डिज़ीज़ कॉजिंग होंगे। और यहाँ पे ना ये जो होते हैं ना ह्यूमन के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो एप्सिलॉन प्रोटोबैक्टीरिया होंगे। अब आप खुद देख लें, ये 5 ग्रुप्स मैंने बताया, यानी बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में ना टोटल 5 हम क्लासेस बनाते हैं। पहली क्लास अभी हमने डिस्कस की प्रोटोबैक्टीरिया, और उस प्रोटोबैक्टीरिया की क्या थी आगे 5 सब क्लासेस हैं। और ये देखें कितने इसमें से MCQs मान सकते हैं। ये ख़ास तौर पे जो रेड में मैंने शो किया ना, ये सिम्बायोटिक है, ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये भी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, फिर ये मिक्सोबैक्टीरिया हैं, ये पैथोजेनिक है। तो बेटे ये जो रेड में मैंने शो किया है ये भी इस तरह से आ सकता है। फिर देखें यहाँ पे ना अगर आ जाए सिम्बायोटिकली यूकैरियोटिक के साथ कौन रिलेटेड है, वो अल्फ़ा प्रोटोबैक्टीरिया जिसका एग्जांपल राइजोबियम आ रही है। तो इस तरह से भी आपके ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। होपफुली यहाँ तक ये सारी बातें जो वो क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ आते हैं। अच्छा बेटा, अब जो नेक्स्ट है प्रोटोबैक्टीरिया के बाद जो आप कह सकते हैं सेकंड जो ग्रुप हम बैक्टीरिया का इसमें डिस्कस करेंगे, क्लेमाइडियाज। कौन सा जी, जो क्लेमाइडिया बेसिकली जो ग्रुप है, जैसे हमने पहले वाले ग्रुप के बारे में कहा था ना, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये भी याद रखें इसमें क्या होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। अच्छा बेटे, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ना जो क्लेमाइडियास में आते हैं, इसमें भी मोस्टली क्या होंगे वो इसमें आपको ना पैथोजेनिक मिलेंगे, पैथोजेनिक होंगे। और ये क्या करेंगे, दिस विल कॉज, हाँ जी, डिजीज़ इन ह्यूमन।
ठीक है, ह्यूमन के अंदर ना डिजीज़। अच्छा देखें, इससे पहले भी ना जैसे हमने ये प्रोटोबैक्टीरिया वगैरह पढ़ा था, उसमें भी ना हमने पैथोजेनिक की बात की है, ख़ास तौर पे जो एप्सिलॉन बैक्टीरिया थे उनमें। अब उनके अंदर ना देखें, एक बात याद रखिएगा कि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं ना वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, तो इसलिए ना यानी सीवियर किस्म के डिज़ीज़ सिम्टम्स के साथ वो क्या करेंगे, डिज़ीज़ जो वो कॉज करते हैं। तो मोस्टली जो है जो डिज़ीज़ कॉजिंग है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव में आएंगे और वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। और वो आपने पढ़ा हुआ भी है कि जो चूँकि इनके बाहर ना ग्राम नेगेटिव में डबल मेम्ब्रेन होती है, तो आउटर जब वो मेम्ब्रेन की वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा उनमें प्रोटेक्शन होगी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। एनीवे ये क्लेमाइडियास भी जो होते हैं ना वो पैथोजेनिक है, ये डिज़ीज़ कॉजिंग। अब देखिए वहाँ पर एप्सिलॉन की हमने बात की थी प्रोटोबैक्टीरिया की, और यहाँ पे हम क्लेमाइडियास ग्रुप भी जो है ना उसको भी क्या है, ग्राम नेगेटिव और कौन से होंगे, डिजीज़ का। फिर बेटे इसके बाद एक आपने वो शेप के लिहाज से जो पढ़ा था ना, जैसे हमने बैसिलाई की बात की थी, स्पाइरिला वगैरह की थी, और उसमें क्या एक स्पायरोकीट आया था। अब जो तीसरा ग्रुप है दैट इज़ स्पायरोकीट्स। अब ये जो स्पायरोकीट्स है ना ज़ाहिर स्पायरल शेप्ड होंगे, यानी ये वो जो ग्रुप है ना ये कौन से होते हैं, दीज आर स्पायरल शेप्ड। और बेटे अगर इनमें देखें ना, ये मैं इसकी जस्ट लाइक दिस ज़रा शेप बना देता हूँ, ऐसे वो स्पायरल सी शेप है, और इसमें ये ऐसे एक याद रखिएगा कि इनके अंदर ना जो मूवमेंट होती है ये जस्ट लाइक दिस जो आपको नज़र आ रही है ना, ये रेड कलर की जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इसको एक नाम देते हैं हम एक्सियल फिलामेंट का। और ये याद रखिएगा कि ये वाले जो होते हैं ना स्पायरोकीट्स होते हैं, ये मूव कर सकते हैं। स्पायरोकीट्स क्या करेंगे, ये मूव करेंगे, और ये स्पायरल शेप भी कह लें, या इनकी जो है क्या है, ये हेलिकल, जैसे मैंने स्ट्रक्चर इसका मेंशन कर दिया, ये इस तरह से होगा। और ये क्या करते हैं, स्प्रिंग की तरह से जब वो कॉइल करते हैं, लेकिन वो कॉइलिंग किस वजह से होगी, एक्सियल फिलामेंट्स की, यानी इसमें दो एक्सियल फिलामेंट्स होती हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, स्प्रिंग की तरह से कॉइल करेंगे। बाकी इसमें भी ना जो ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी ये वाले दिस विल बी हेटरोट्रॉप्स। और हेटरोट्रॉप्स में भी ना जैसे हम कहते हैं ना, एक होते हैं से फॉर एग्जांपल जैसे फ्री लिविंग है, यानी वो सिंपल जब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, ये हेटरोट्रॉफ में आपको उस तरह से फ्री लिविंग भी मिलेंगे। और दूसरे जो होते हैं जो किसी और के ऊपर रहेंगे, उससे फूड ले रहे होते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, यानी ये फ्री लिविंग है। और दूसरे क्या होंगे, पैरासाइट्स, यानी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। अच्छा बेटे स्पायरोकीट्स के बाद जो है ना जो नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है, यानी वो डायरेक्ट हम इसका नंबर 4 वाले का नाम ये मैं लिख रहा हूँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम पॉजिटिव मैंने किस लिए कह दिया कि ये क्या करेंगे, वो जो क्रिस्टल वायलेट डाई है, CVI डाई जिसको आप कह रहे थे ना, वो बेसिकली सेल वॉल के साथ एक कम्प्लेक्स बनाती है, CVI कम्प्लेक्स उसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होगा, यानी वो जो CVI है ना, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन डाई, उसको वो परमानेंटली क्या एक्सेप्ट करें, और अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसको ऐड भी करते हैं तो वो उसको लूज़ नहीं करेंगे। अच्छा बेटे ये वाले जो बैक्टीरिया है ना, बाज़ का ये MCQ में आता है, तो इसके लिए आपने एक याद रखना है, ये भी क्या है, सॉलिटरी, यानी अकेले के लिए भी आपको ये मिलेंगे, सिंगली भी हो सकते हैं, या दूसरा मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉलोनियल, क्या होंगे, ये
कॉलोनीज भी बना सकते हैं। फिर इसको ना हम जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं ना, इनको फर्दर आपके बुक में उसने ना जो इसके सब क्लासेस जो मेंशन किए ना, उनमें एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से एक्टिनोमाइसीड्स। कौन सा है जी? एक्टिनोमाइसीड्स। अब देखिए ये जो एक्टिनोमाइसीड्स है ना, मोस्टली क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग है। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी ना, एक्टिनोमाइसीड्स क्या हैं, मोस्टली जो इसके मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, फ्री लिविंग है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कि क्या है, पैरासाइट्स भी हैं। और ख़ास तौर पे ना इसमें पैरासाइट के लिहाज से एक आपने लेप्रोसी सुना होगा, ठीक है ना। और जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो था ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो था कॉज कर रहा था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके ये लिख रहा हूँ, ये टीबी ट्यूबरकुलोसिस और ये दूसरा जो है लेप्रोसी, ये दोनों डिजीज़ जो है ना इसी के पैरासिटिक जो बैक्टीरिया होंगे, जो मेंबर्स हैं, वो कॉज करेंगे। ये बात समझ आ गई। बाकी ज़ाहिर है कि ये पैरासाइट्स हैं तो डायरेक्ट ह्यूमन के अंदर डिजीज़, और जो फ्री लिविंग होंगे ना, इनके साथ आप यूँ लिख लें डीकम्पोजर्स, यानी ये डीकम्पोजिशन के थ्रू क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर उसको ब्रेक करके अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेंगे। तो ये बेसिकली क्या था जी, हमारे पास जो ग्रुप है एक्टिनोमाइसीड। ये बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो आ जाता है स्ट्रेप्टोमाइसीड्स, यानी इसी का दूसरा ग्रुप ग्राम पॉजिटिव का क्या है जी, स्ट्रेप्टोमाइसीड्स। देखिए ये वाला ना जो ग्रुप है ना, बेसिकली हम ये कहते हैं कि इसको ना हम पर्पसली कल्चर करते हैं, यानी इसका क्या है, पर्पसली कल्चर्ड। अब पर्पसली कल्चर्ड मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देखें जैसे एक ना एंटीबायोटिक थे स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी ये क्या है, बेसिकली एक एंटीबायोटिक है जो माइक्रोब्स को ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो हम इसी ग्रुप के जो बैक्टीरिया उनसे लेते हैं। तो ये फिर क्या हुई, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होंगे उनको हम फिर क्या है लेबॉर्ट्री के अंदर कल्चर करते हैं और उससे फिर क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन या वो हासिल करेंगे। अब इसी का तीसरा ग्रुप मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट ग्रुप भी है, माइकोप्लाज्मास। कौन सा है जी, माइकोप्लाज्मा। एक बेटे बात याद रखिएगा, ये वाले जो होते हैं ना स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में आएंगे। इन दो यूनिक बातें इनके बारे में, एक क्या होंगे, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, और सेकंड में एक पॉइंट लिख रहा हूँ, लैक सेल वॉल। क्या होगा, इनके बाद जो होती है वो सेल वॉल भी नहीं होती। ये माइकोप्लाज्मास हैं जो कि क्या होंगे, स्मॉलेस्ट साइज़ के होते हैं, और इनके बाहर क्या है, कोई सेल वॉल भी नहीं होती। ये बात समझ आ गई। अब ना एक लास्ट ग्रुप है इसी का, यानी हमने कहा था ना कि बैक्टीरिया को हम 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। अब जो 5th है दैट इज़ साइनोबैक्टीरिया। अच्छा बेटे, मैं इसको अब ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो इसलिए कि लास्ट में मैंने जिस वक्त ना आपको जो थे ना 3 डोमेन सिस्टम बताया था, उसमें मैंने कहा भी था कि जो आर्किया डोमेन थी उसके अंदर सिर्फ हम ना जो पुराना नाम था आर्कियोबैक्टीरिया उनको करते हैं, वो मैंने यूनिक फीचर्स उनके बता दिए थे। फिर जो बैक्टीरिया डोमेन बैक्टीरिया है उसके अंदर ना हमने कहा था कि एक साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जिनका एक पुराना नाम भी बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, और बल्कि मैंने उसका पिगमेंट का नाम भी लिख दिया था। मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, फाइकोसाइनिन। और ये वाला जो फाइकोसाइनिन है ये क्या होता है, इट्स अ
ब्लू पिगमेंट, ये ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो साइनोबैक्टीरिया है ना, इनका जो कलर है वो क्या आपको नज़र आता है, ब्लूइश ग्रीन। क्या होगा, ब्लूइश ग्रीन कलर इनका होता है। और ये वाले जो बैक्टीरिया ना, चले ब्लू कलर तो फाइकोसाइनिन था, दूसरा इसमें क्या क्लोरोफिल ए होता है। और फिर मैंने एक और भी आपको उस दिन बताया था, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, फाइकोबिलिसोम, ठीक है ना। ये उसमें आप एक्सेसरी जो पिगमेंट्स वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। और आखिरी बात यहाँ पे ना, हमने कहा था कि जो नॉर्मली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करेंगे, जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करेंगे और सल्फ़र जब वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन एक देखें वो अर्ली बैक्टीरिया थे जो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ कर रहे थे कि वो उसको ब्रेक करना कंपैरेटिवली इजी होता है। लेकिन जब लैंड के ऊपर बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड कम हो गया, तो उन्होंने अल्टरनेट सोर्स के तौर पे ना, यानी हाइड्रोजन के अल्टरनेट सोर्स के तौर पे वाटर को यूटिलाइज़ किया। और जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने वाटर को यूटिलाइज़ किया था वो यही साइनोबैक्टीरिया थे। अब ज़ाहिर है H2S यूज़ हो रहा है तो सल्फ़र रिलीज़ हो रही है, जब H2O यूज़ हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज़ होना शुरू हुई। और आपकी बुक में एक उसने परसेंटेज भी मेंशन की हुई है कि जो एटमॉस्फेरिक जो O2 थी ना, वो 1% से उसका लेवल इंक्रीज़ करके 21% तक चला गया। और ये जो थे ना, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है या जो उसकी रेशो जो थी ना, जो इंक्रीज़ हुई, वो किस वजह से थी कि इन बैक्टीरिया ने क्या फॉर द फर्स्ट टाइम वाटर को ऑक्सीडाइज किया है और फ्री ऑक्सीजन जो थी वो एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस की। और अगर आप ये भी कहें ना कि जो ओजोन लेयर बनी है, ओजोन लेयर के साथ किस, यानी जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म से वो कौन से थे, वो यही साइनोबैक्टीरिया थे। ज़ाहिर है उन्होंने जब ऑक्सीजन रिलीज़ की, अब ऑक्सीजन ने एक लेयर बना ली, जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही थी उस ऑक्सीजन के साथ वो यानी रिएक्ट कर रही, और ऑक्सीजन को इस तरह से क्या था, यानी जो बायोमॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है, सॉरी बायो एटॉमिक, यानी O2 जो बायो एटॉमिक, उसको ट्राई एटॉमिक यानी O3 ओजोन में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर क्या था, वो एक ओजोन लेयर बनना शुरू होगी, जिसकी वजह से क्या है, जो लाइफ फॉर्म्स थे या लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना, दे बिकम सेफ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो इस लिहाज से ना, यानी आप कह सकते हैं जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुई और उसमें फिर ये सारे प्रोसेसेस चलते रहे, तो भाई उसमें जो मेन रोल है वो किसका है, साइनोबैक्टीरिया का है। फिर ना एक और भी मैंने उस दिन बात की थी, आज फिर वो रिपीट कर रहा हूँ कि जो बैक्टीरिया है ना, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक, उनमें क्लोरोफिल जो होता है ना, वो साइनोबैक्टीरिया से डिफरेंट है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए है, जो कि क्या होता है, हायर प्लांट्स के जो है साथ रिजेंबल करता है। लेकिन ये वाले जो हैं जो साइनोबैक्टीरिया होंगे, इनके अंदर क्लोरोफिल ए है हायर प्लांट्स की तरह, लेकिन जो ट्रू बैक्टीरिया है उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा बेटे, अब ये लास्ट एक पॉइंट साइनोबैक्टीरिया के लिहाज से, चलिए ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन्होंने ऐड की, लेकिन मैं इसमें एक बल्कि दो बातें इसमें बता देता हूँ कि अगर आ जाए ना कि फोटोसिंथेसिस के लिहाज से जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कौन सा क्लोजली रिलेटेड है, कि विच वन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू हायर प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस। अब उसमें ना डिफरेंट आ सकते हैं, जिस तरह से मिसाल के तौर पे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी आ सकता है, ऑप्शन में साइनोबैक्टीरिया भी दिया जा सकता है। इसी तरह से आपने एक पढ़े थे जो ना फोटो ऑटोट्रॉफ्स में आर्किया भी आता है,
ठीक है ना। तो भाई इसमें एक याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया जो होंगे ना, दे आर क्लोजली रिजेंबलिंग। उसकी रीज़न क्या होती है कि ये ना ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वाटर यूटिलाइज करेंगे, और इनके अंदर जस्ट लाइक हायर प्लांट्स होता है ना, क्लोरोफिल ए मौजूद होगा। बाकी वो थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, इनके अंदर ना ये फाइकोसाइनिन होने की वजह से क्या होगा, वो ब्लू कलर नज़र आता है। बाकी ये इस यानी काफ़ी हद तक हायर प्लांट्स के साथ ये रिजेंबल करते हैं। फिर जैसे हम पहले भी ना नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह की बातें करते हैं, बैक्टीरिया के डिफरेंट जो हमने ख़ास कर प्रोटोबैक्टीरिया में पढ़ा था ना, तो बेटे इसमें एक याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया ना प्रोटोबैक्टीरिया के जो ग्रुप्स हैं ना, जो ख़ास तौर पे आपने जो अल्फ़ा प्रोटियो पढ़ा था या इसी तरह से बीटा प्रोटियो है, इन दोनों के नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं ना, तो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया जो होंगे दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये ना अगर फिक्सेशन करते हैं तो बेशक ये देखिए मैं साथ ATM लिख रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इसको हम कहते हैं कि उसमें ये क्या करेंगे, हेल्प करते हैं। तो यानी ये अल्फ़ा प्रोटियोबैक्टीरियम के साथ इस लिहाज से रिसेंबल करेंगे, लेकिन ना ये फोटोसिंथेटिक हैं ये उस तरह से, ठीक है। तो लेकिन वो जो थे ना, जैसे राइजोबियम की हमने बात की थी अल्फ़ा प्रोटियो में, तो वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता, वो सिम्बायोटिक में आता है, ये ख़ास तौर पे एक याद रखना है। अच्छा बेटे, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट इसमें आ जाता है टॉपिक, वो बेसिकली क्या है, यानी एक छोटा सा आपकी बुक में हेडिंग दिया हुआ है, साइज़ एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। देखिए मैं इसमें ना जैसे पहले क्लासिफिकेशन के लिहाज से आपको बता चुका हूँ कि भाई आप कोई भी एस्पेक्ट लें बैक्टीरिया का, तो उसमें हमें एक बड़ी डाइवर्सिटी नज़र आती है। यानी देखें ना, अगर यानी वही डाइवर्सिटी के लिहाज से हम लेना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अगर सिंपल सी बात करूं, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हैबिटेट है, कहाँ कहाँ पे आपको मिलते हैं, तो भाई आपको ना ये बैक्टीरिया जो हैं एयर में भी मिलेंगे, इसी तरह से ना वाटर में भी होते हैं, और वाटर के लिहाज से क्या होगा, जो मैरीन वाटर है या फ्रेश वाटर में मिलते हैं। फिर इसी तरह से ये सॉइल के अंदर भी मौजूद हैं। फिर जो एनिमल्स और जो प्लांट्स की बॉडीज़ होंगी उनके ऊपर भी मौजूद हैं। वो अगेन उसी तरह से जैसे आपने एक पढ़ा था ना, कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी का एक नॉर्मल फ्लोरा बना रहे होते हैं। मे भी आपको एक के जहन में होगा, एक ई कोलाई उसको हम लिखते थे, ठीक है ना। जो ई कोलाई है ना, एस्टेरेशिया कोलाई, ये बेसिकली ना इंटेस्टाइन के अंदर है, ठीक है। और ये जो है ना हमारे बॉडी के अंदर ना यानी ये पैरासिटिक इसका मोड नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे भी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं, बॉडी के ऊपर भी होते हैं, बॉडी के अंदर भी। फिर अगर ना हम हैबिटेट के लिहाज से एक्सट्रीम कंडीशंस की तरफ जाएं, यानी अब मिसाल के तौर पे एक्सट्रीम कंडीशंस में ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि ये हमें एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिलते हैं, तो भाई उसमें ना हाई टेम्परेचर को अगर आप सामने रखते हैं तो हाई टेम्परेचर में भी आपको ये मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा जो लो टेम्परेचर होगा उसमें भी मिलेंगे। अब ख़ास तौर पे हाई टेम्परेचर में जो था ना, ये 90 डिग्री सी पे भी सरवाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी ये 90 डिग्री सी पे भी सरवाइव कर रहे होते हैं। तो इसमें एक आपने ना बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में एक बैक्टीरियम का नाम भी पढ़ा था, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है ना। उसमें से जो हम टैक पॉलीमरेज एक एंजाइम था,
टैग पॉलीमरेज एंजाइम वो पीसीआर के अंदर आप यूज़ करते हैं। तो उसमें बेसिक रीज़न क्या है कि पीसीआर टेक्निक में भी जो पीसीआर ट्यूब्स होती हैं ना, उनका जो टेम्परेचर है थर्मोसाइक्लर के अंदर 90s तक उसको इंक्रीज़ करते हैं, यानी इतने हाई टेम्परेचर पे ह्यूमन जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो डीनेचर हो जाएगा। लेकिन ये टैग पॉलीमरेज को करता है, तो वो हमारे पास एक प्रूफ है कि 90 डिग्री सी पे ये क्या सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे बाकी सेल्स नहीं कर पाते। इसी तरह से जैसा मैं ये कह रहा हूँ, लो टेम्परेचर में जो एंटार्कटिक जो रीजन है वहाँ पे, यानी जो आइस की लेयर्स होती हैं या ग्लेशियर्स के ऊपर भी इवन कि आप चले जाएं तो आइस के जो लेयर्स हैं उनके अंदर भी बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, और इतने लो टेम्परेचर पे भी वो सर्वाइव कर रहे थे, उनकी डेथ नहीं होती। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे सिर्फ हैबिटेट को इस तरह से देख लें तो उसमें भी आपको जो है वो बैक्टीरिया जो है वो नज़र आएंगे। एनीवे, अगर मैं यहाँ पे ना डाइवर्सिटी इन साइज़ को सामने रखूँ तो साइज़ के लिहाज से भी ना काफ़ी वेरिएशन है इनके अंदर। बात समझ आ रही है कि नहीं, कि इसमें साइज़ के लिहाज से वेरिएशन है, और वेरिएशन में इस तरह से कह देता हूँ कि एक रेंज है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, एक रेंज होगी बैक्टीरिया की। मिसाल के तौर पे अगर हम लेंथ वाइज देखें ना, तो एक नॉर्मल यानी जो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के 2 से लेके 10 माइक्रोन तक क्या होती है बैक्टीरिया की लेंथ की रेंज बनती है, जो ऑन एवरेज ना मोस्टली बैक्टीरिया ये होंगे। और 0.2 से लेके 2 माइक्रोन तक क्या होगा, उनका डायामीटर हो सकता है। तो अब ये खुद आप देख लें, तो इस लिहाज से बैक्टीरिया के हमारे पास क्या ये बहुत सारी टाइप्स मौजूद हैं। अब ना जिस तरह हम साइज़ के अलावा ना जब शेप्स की बात करते हैं, मैं यहाँ पे अभी ना अलग से ये डाइवर्सिटी इन शेप का कर देता हूँ। तो देखें, शेप के लिहाज से आपने ना कहा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो राउंड भी हो सकते हैं, रॉड लाइक भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं। अब देखें, मैं अगर डाइवर्सिटी इन शेप को सामने रखूं तो उसमें हमें बहुत सारी टाइप्स मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉक्सी है, कॉक्सी ये वाले जो होंगे बैक्टीरिया, इनको हम ना राउंड बैक्टीरिया का नाम देते हैं कि इनकी स्फेरिकल शेप होती है। कैसी शेप होगी इनकी? स्फेरिकल शेप होती है। तो कॉक्सी या कोकाई जो होते हैं ना वो राउंड बैक्टीरिया में आएंगे। अच्छा बेटे, एक बात याद रखिएगा कि जो बैक्टीरियल शेप है ना, अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि ये कैसे मेंटेन हो रही है, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि इट इज़ मेंटेन्ड बाय सेल वॉल। और उसकी रीज़न क्या होती है कि सेल वॉल जो होता है ना वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इस वजह से क्या होगा, हमें जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनकी डिफरेंट शेप्स मिलती हैं। अब ये जो कोकाई या कॉक्सी हैं, यानी जो राउंड बैक्टीरिया होते हैं, इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये याद रखिएगा, इनके अंदर क्या है, शाबाश, नो फ्लैजेला एट ऑल। इनके अंदर किसी किस्म के आपको फ्लैजेला नहीं मिलेंगे। और सेकेंडली, जब फ्लैजेला नहीं है तो ये क्या होंगे, मोस्टली ये नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर वो मूव करते भी हैं ना, तो यहाँ पे मैं एक ऐसे लिख देता हूँ कि वो ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ना वो मिक्सोमाइसीड्स के बारे में पढ़ा था ना कि वो स्लाइम से प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके ऊपर वो ग्लाइड करते हुए जाएंगे। उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अभी भी अननोन है, लेकिन वो ग्लाइड कर सकते हैं। तो यानी ये फ्लेक्सिंग या बेंडिंग टाइप के मूवमेंट शो करेंगे, तो उसके साथ वो ग्लाइड करते हुए जाते हैं। अब ना ये जो कोकाई हैं, ये आपको सिंगली भी मिलेंगे, यानी जिसको आप सॉलिटरी का नाम देते हैं, या फिर क्या होंगे, ये ग्रुप्स की सूरत में भी आपको मिलेंगे।
और बेटे एक बात याद रखिएगा, ये जो ग्रुप्स बनते हैं ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ग्रुप्स जो होते हैं ना, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जैसा ये डिवाइड कर रहे होते हैं उस दौरान क्या होगा, शाबाश, डिवाइड करते हुए इनमें ग्रुप्स बनते हैं। अब कैसे, मिसाल के तौर पे अगर ना ये दो आपस में यूँ अटैच हो गए ना तो ये क्या हो जाएगा, शाबाश, डिप्लो कोकस इसको हम कहेंगे। और अगर ना देखें इस तरह के ये दो डिप्लोकोकस यूँ अरेंज हैं तो बेटे ये टेट्रेड होगा। अगर आपको एक सिंगल नज़र आ रहा है ना तो इसको आप मोनोकोकस कहेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह के दो टेट्रेड्स हैं, ये इस तरह से ना, यानी 8 हो गए टोटल राउंड बैक्टीरिया। इसके लिए बेटे मैं एक ये वर्ड लिख रहा हूँ, सार्सिना। ये आपने ख़ास तौर पे याद रखना है कि सार्सिना में ना 8 क्या होंगे, ये मोनोकोकस वाले जो हैं वो मेंबर्स होंगे। डिप्लो में 2 होंगे, टेट्रेड में 4 होंगे और सार्सिना में क्या है, 8 होते हैं। फिर एक और भी होता है कि अगर ये यूं चेन की फॉर्म में है ना तो इसके लिए आपने एक याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस, यानी जो चेन होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेप्टो। और अगर इस तरह से ना ये यूं कॉलोनी या ग्रुप से बनाते हैं ना, दिस विल बी द स्टेफाइलोकोकस। इसको आप क्या नाम देंगे, स्टेफाइलोकोकस या स्टेफ्लोकोकस भी बोला जाता है। तो ये ना बेसिकली ये डिप्लो, टेट्रेड, सार्सिना और ये टाइप्स कैसे बनती हैं कि जिसका वो डिवाइड करके नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो एक दूसरे से क्या है, सेपरेट नहीं होंगे, साथ ही क्या है, एक दूसरे के अटैच रहते हैं। अच्छा बेटे, इसमें भी ना कई ऐसे आप कह सकते हैं बैक्टीरिया हैं जो डिज़ीज़ कॉजिंग है। मिसाल के तौर पे मैं इसमें एक मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनी। ये आपने पढ़ा भी है कि जो नमूनिया कॉज करते हैं बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस हैं। अब नाम से ज़ाहिर है कि यानी फिर क्या होगा, वो चेन की फॉर्म में होंगे। इसी तरह से एक बेसिकली जो ना हेड के जो मेनिंजेस वाली लेयर्स हैं ना, उनकी इन्फेक्शन भी करता है। उसको हम निसेरिया मेनिंजिटाइडिस का नाम देते हैं। ये एक इसी के अंदर आएगा और यानी ये क्या है, यानी कॉक्सी की एक टाइप है जो मेनिंजिस के ना, यानी हेड की जो लेयर्स होती हैं ना क्रेनियम के अंदर, उनके इन्फेक्शन कॉज करता है। आई थिंक यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ये सारे क्या थे, कॉक्सी राउंड बैक्टीरिया। अब सेकंड जो आ जाएगा दैट इज़ बैसिलाई। और बेटे बैसिलाई को आप ना रॉड शेप्ड बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी इनकी लेंथ जब वो ज़्यादा होगी तो ये लॉन्ग होते हैं, रॉड शेप होंगे। अच्छा बेटे, एक याद रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे भी कहा है ना कि पहला कि नो फ्लैजेला, इसमें क्या है, दे मे हैव फ्लैजेला। कुछ टाइप्स में नहीं भी होंगे, कुछ में होते भी हैं। और जब फ्लैजेला है तो ये फिर क्या हो जाएंगे, मोटाइल। और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, सॉलिटरी हैं, लेकिन मैं साथ ही कह रहा या फिर ये ग्रुप्स की सूरत में भी हो सकते हैं। लेकिन बेटे जैसे हमने यहाँ पे मोनोकोकस कहा था ना, ये अगर सिंगल है ना तो इसको आप मोनोबैसिलस कह देंगे। और एक बात याद रखिएगा, यूँ अगर ये दो हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिप्लोबैसिलस। व्हाट विल बी दिस, डिप्लोबैसिलस। और अगर ना ये इसी तरह से यूँ क्या है, ये चेन की फॉर्म में इस तरह से ना ये अरेंज है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है। अब देखें बाकी जो टाइप्स है ना, यानी ये टेट्रेड, सार्सिना, स्टेफ्लोकोकस की तरह से ना ये स्ट्रक्चर नहीं बनाते, यानी ये क्या है, इस तरह से चेन ज़रूर बनाएंगे। और रीज़न क्या होती है, जब ये ग्रुपिंग करते हैं ना, ग्रुप्स में ये क्या होगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ ग्रुप्स में कि ओनली अटैच एंड टू एंड,
ये देखिए ना, एंड टू एंड अटैचमेंट हो रही है। जो साइड वॉल्स हैं उनके साथ अटैच, अगर साइड वॉल होगी ना, टेट्राड भी बन सकता था, सार्सिना की तरह से भी, स्टेफाइलो अरेंजमेंट की तरह से बनेंगी, लेकिन साइड वॉल्स अटैच नहीं होती, एंड टू एंड अटैच होते हैं। बात याद रहेगी कि नहीं? अच्छा बेटे, एक जैसे यहाँ पे हमने डिजीज़ कॉजिंग की बात की ना, एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ये लिख रहा हूँ, सैल्मोनेला टाइफी, यानी ये डिजीज़ कॉजिंग है, यानी टाइफाइड जब वो कॉज करेगा। इसमें एक और भी है एग्जांपल, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, मेरे ख्याल में ये आपने पढ़ी हुई भी है, जो कि क्या करेगी, टेटनस जो होती है ना, यानी जो हम खुदा न खास्ता अगर कोई चोट लगती है ना, रोड वगैरह पे गिरते हैं, तो वो जो टेटनस हो सकता है, यानी टीटी का इंजेक्शन वगैरह जो हम लगवाते होते हैं, वो यही वाले इसी के स्पोर्स होते हैं जो कि रोड वगैरह के ऊपर होते हैं, तो वो डैमेज स्किन के थ्रू एंटर हो सकते हैं। फिर अभी मैंने एक और भी नाम लिया था, ई कोलाई का, ठीक है ना, ये मैं लिख रहा हूँ, ये एस्चेरेशिया कोलाई या कॉली भी इसको पढ़ते हैं, या ई कोलाई भी लिखते हैं, ये भी इसी का मेंबर है। एक आपने ना मे बी वो एक जीनस पढ़ा होगा, सूडोमोनास। ये मैं आपके सिलेबस में जो नाम दिए हुए ना, ये सिर्फ मैं वो नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि बाज़ का ना शेप के लिहाज से पूछ सकते हैं। अब देखें, स्ट्रेप्टोकोकस बड़ा आसान है ना, लेकिन ये निसेरिया जो है, अगर आ जाए कि भाई शेप के लिहाज से क्या होगा, पता होना चाहिए। सूडोमोनास क्या है, रॉड है या स्पाइरल है, ये कैसा, ये पता होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बेटे तीसरी जो आ जाती है ना कैटेगरी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्पाइरिला का, जो बेसिकली क्या आते हैं, स्पाइरल शेप में। अब ये जो स्पाइरिला वाले होंगे, आपकी बुक में ना उसने एक यानी उसका ना कॉर्क सक्रिय शेप भी लिखा है, यानी वो सक्रिय की तरह से क्या होंगे, स्पाइरल होते हैं। जैसे मैंने ये पहले लिख दिया है कि कोकाई के लिहाज से उनमें फ्लैजेला नहीं थे, इसमें फ्लैजेला है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, दे हैव फ्लैजेला। आप देखें ना, ये कंपैरिजन भी आ जाएगा, उस लिहाज से क्या है, ये मोटाइल भी हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे रेड कलर में ये लिख रहा हूँ कि दे विल नेवर फॉर्म कॉलोनीज। मतलब क्या, ये सिंगली आपको मिलेंगे या कॉलोनीज की फॉर्म में नहीं होते, ग्रुप की सूरत में नहीं होंगे, सिंगली आपको क्या ये मिलेंगे। बातें समझ आ रही कि नहीं? फिर बेटे एक इसमें ना फर्दर बता देता हूँ, स्पाइरिला जो होते हैं ना, स्पाइरल, उनमें दो टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं स्पाइरिलम का, और एक होता है स्पाइरोकीट। देखें, जो स्पाइरो जो कीट्स होंगे ना, और जो दूसरा मैंने क्या कहा, स्पाइरिलम, बेटे इन दोनों में फ़र्क है। ये हैं दोनों स्पाइरल शेप। जो स्पाइरो कीट्स होंगे ना, ये बेटे एक तो थिन होते हैं, यानी क्या होंगे, ये थिन होंगे, और दूसरा क्या है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। जबकि इसके अपोजिट क्या होगा, जो स्पाइरिलम होगा, ये थिक होंगे, और साथ मैंने क्या लिख दिया, ये रिजिड भी होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? ये थिक और रिजिड होंगे। और जो आपके सिलेबस के लिहाज से ना, इनके अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेंशन करें, एक तो बिल्कुल आसान है, स्पाइरिलम माइनस, ये एक बैक्टीरियम की टाइप है, तो ये स्पाइरिलम माइनस है ना, ये क्या है, स्पाइरिलम जो ग्रुप होगा ना स्पाइरिला का, उसमें आएगा, यानी ये थिक और रिजिड किस्म का होता है। और एक आपने ना ट्रिपोनीमा पढ़ा भी होगा, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आता है। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख रहा हूँ, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये बेसिकली जो टाइप है ना, ये स्पाइरोकीट में आती है, जो थिन और फ्लेक्सिबल होगी। अच्छा बेटे, इसके बाद हम आते हैं अब जो लास्ट वन है इसमें,
एक यानी स्पाइरलम यानी स्पाइरला से ही आता है। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ कि इफ लेस देन 1 स्पाइरल, यानी वो कंप्लीट स्पाइरल नहीं है, कंप्लीट स्पाइरल नहीं है, लेस देन 1 स्पाइरल है। अब जो लेस देन 1 अगर स्पाइरल आ रहा है तो ये कंप्लीट स्पाइरलम नहीं हुआ, ये एक नई टाइप बन जाएगी। और ये जो होगा ना, इसकी शेप आपको जो मिलेगी ना, मैं यहाँ पे यूँ लिख रहा हूँ कॉमा शेप, जैसे हम इंग्लिश या उर्दू में कॉमा डालते हैं ना, ये कॉमा शेप के होंगे। और इनको बेटे एक अलग से हम नाम देते हैं, यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ विब्रियोस। और इसकी एक एग्जांपल भी आप लिख लीजिएगा। विब्रियो वही जीनस है, लेकिन कॉलरी यानी जो कॉलरा जो कॉज करता है ना, हैज़ा, विब्रियो कॉलरी जो है वो क्या है, इसकी एक एग्जांपल होगी, यानी ये पैरासाइट में आता है। आई थिंक यहाँ तक ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ से आप देख लें इसमें डाइवर्सिटी भी कितनी नज़र आ रही है, और ये बहुत सारे MCQs इस लिहाज से बनते हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट भी कीजिएगा और याद भी रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम जो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स आएंगे, और इवन के एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है एंडोस्पोर्स वगैरह है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।